भारतीयों ने अपनी गुलामी की निशानियों को सहेज कर रखा। जिन आक्रांताओं ने, जिन आतंकवादी अंग्रेजों ने भारत को लूटा, भारत को गुलाम बनाया, भारत की महिलाओं के साथ बलात्कार किया, भारत के किसानों की जमीनों को लूटा, इन भारतीय लोगों ने उनके नाम पर भारत में शहर बना दिए, लैंसडौन, डलहौजी। कौन थे ये अंग्रेज जिन्होंने भारत की महिलाओं की इज्जत को, अस्मिता को तार तार किया? जिन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए 1947 से पहले कानून बनाए, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन लैंड एक्विजिशन एक्ट, इन कानूनों के दस्तावेजों को 1947 में भारत के काले अंग्रेजों ने, भारत के निकम्मे नेताओं ने जलाया नहीं, बल्कि आज भी इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 1835 वाला कानून आज भी लेकर के अपनी छाती पर ढो रहे हैं भारत के अंग्रेज। ऐसे कई सारे एक्ट्स, एक नहीं है, कई हजार हैं। इनको सबको जला करके फेंक देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये कानून अंग्रेजों ने 1835 से लेकर के इस कालखंड में इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था, ताकि भारत के लोगों को गुलाम बनाया जा सके, ताकि भारत के लोगों पर हुकूमत कर सकें, ताकि भारत के लोगों का शोषण कर सकें। तो क्या होना चाहिए था? शोषण करने वाले कानूनों को जलाना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल। 1947 में इन्होंने नहीं जलाया, इसको कंटिन्यू रखा और आज तक वो गुलाम बनाने वाले कानून हमारे ऊपर हैं। भगत सिंह की हत्या क्यों हुई? भगत सिंह को फांसी क्यों हुआ? लाला लाजपत राय के सिर पर लाठियां क्यों चली? क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट के तहत उनको मारा गया, तो इनकी सुनवाई तक नहीं हुई कोर्ट में। कहा गया कि पुलिस यदि किसी पर लाठी चलाती है तो आप उस पर कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते, चाहे फिर उस लाठी चार्ज में किसी की हत्या भी क्यों ना हो जाए। ये जो साइमन कमीशन आया था, इसका विरोध कर रहे थे लाला जी एंड भगत सिंह। लाला जी की लाठियां मारकर हत्या कर दी गई, तो भगत सिंह ने इसका विरोध किया। अंत में जब काल कोठरी में भगत सिंह बैठे थे तो उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने यही कहा था कि भारत में ये जो काले कानून हैं, भारत को गुलाम बनाने के लिए जो काले कानून बनाए गए हैं, इन सब को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, आज भगत सिंह के नाम पर भारत के नेता राजनीति करते हैं, पर भगत सिंह की जो आखिरी इच्छा थी वो आज भारत के आजाद होने के 70-75 सालों में भी हम पूरी नहीं कर पाए। ये अंग्रेजियत की छाप हम पर है। हमारी वेशभूषा क्या हो गई? अंग्रेजी। हमारी भाषा क्या हो गई? अंग्रेजी। हमारा खान पान भोजन क्या हो गया? अंग्रेजी। हमारा भेषज क्या हो गया? अंग्रेजी। हमारा भजन क्या हो गया? अंग्रेजी। फिर भी हम कह रहे हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं। और ये बात सिद्ध करके गया था लॉर्ड मैकॉले, जब 1835 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, तो लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिता को पत्र लिखा और बोला कि मैं भारत में एक ऐसा बीज बो करके चला जाऊंगा जिस बीज को बोने के बाद भारत की जो फसलें होंगी, यानी भारत के जो नौजवान होंगे, वो शरीर से तो भारतीय और सनातनी होंगे, पर आत्मा से वो अंग्रेज बन जाएंगे। और इतने हद तक अंग्रेज बन जाएंगे कि वो नास्तिक हो जाएंगे। और उनके नास्तिक हो जाने के बाद यदि भारत में रह रही ईसाई मिशनरियां उनको ईसाइयत में कन्वर्ट ना कर पाई, तो दोष किसका होगा? मैं भारत के लोगों को नास्तिक बना करके तुम ईसाई मिशनरियों के लिए कच्चा माल तैयार कर रहा हूं। ये लॉर्ड मैकॉले कह रहा है, कच्चा माल तैयार कर रहा हूं। अब तुम्हारा काम है इन नास्तिकों को ईसाई संप्रदाय में कन्वर्ट करो। ये भारत के साथ षड्यंत्र रचा गया। ऐसा ही मैक्स मुलर ने किया। उसने अपने मरते दम तक अंतिम किताब लिखी जिसका नाम था माय इंडियन फ्रेंड्स। इस पुस्तक का टाइटल पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है? कि वो भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंड्स से, मतलब बहुत गर्मजोशी से व्यवहार करता होगा। माय इंडियन फ्रेंड्स, मेरे भारतीय मित्र। परंतु वो इतना नालायक और इतना कमीना किस्म का आदमी था कि उसने माय इंडियन फ्रेंड्स, भारत के लोगों को धोखा देने के लिए टाइटल लिखा, और इस पुस्तक के अंदर भारत और भारतीयता के विरोध में जहर उगला। उसने वेदों के मंत्रों को जंगली कहा। जंगली कहा? जंगली। और भारत में आज भी कई ऐसे संस्थान हैं जहां मैक्स मुलर के वेद भाष्य को पढ़ाया जाता है। जो किसी काम का नहीं है, उठा करके उस मैक्स मुलर के वेद भाष्य को कचरे के डिब्बे में यदि फेंक दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परंतु हमें आदत हो गई है गुलाम बनने की, गुलामी की मानसिकता को ढोने की। और वही सनातन धर्मी मूर्ख, कुछ ऐसे मूर्ख भी भारत में हैं जो कहते हैं कि शूद्रों को वेद मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, और वही सनातन धर्मी मूर्ख इस मैक्स मुलर जैसे मलेच्छ को अपने सिर पर बिठाते हैं। और मैक्स मुलर इस बात को लिख रहा है, मतलब मैक्स मुलर ने भगवान श्री कृष्ण पर ऐसे ऐसे उस किताब में आरोप लगाए जिसकी कोई सीमा नहीं। इतने आरोप तो शिशुपाल ने भी कृष्ण पर नहीं लगाए। चारित्रिक हनन का दोष, शिशुपाल ने कितनी गालियां दी थी भगवान श्री कृष्ण को? 100। लेकिन उस 100 गाली में एक भी गाली ऐसी नहीं थी जो उनके चारित्र पर उंगली उठाती हो। पर मैक्स मुलर ने कृष्ण के चरित्र को भी नहीं छोड़ा, उनके चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। ऐसे लोगों को हमने भगवान बनाया और बोला कि वो बड़ा वेदों का विद्वान था। कोई वेदों का विद्वान नहीं था मैक्स मुलर। उसने भारत के कुछ ऐसे वेतन भोगी कर्मचारियों को हायर किया और बोला कि वेदों में मिलावट करो। आप उसके लेटर्स का जो संग्रह है, जो उसने पत्र लिखे हैं, उसके मरने के बाद उसकी पत्नी ने पुस्तक के रूप में मैक्स मुलर के लेटर्स को प्रकाशित किया। उसमें आप पढ़ सकते हैं, कई ऐसे रहस्य निकल के सामने आएंगे जिसमें यह सिद्ध हो रहा है कि वो कैसे वेदों के मंत्रों के भाष्य को मैन्युपुलेट करता था। एक प्रकरण तो उसके लेटर में ऐसा आया कि उसने 17 बार एक वेद मंत्र के अर्थ को परिवर्तन करवाया, क्योंकि वो खराब से खराब उसको कराना चाह रहा था। तो उसने बोला अभी खराब नहीं हुआ, इसको और खराब करो, और खराब करो, और दूषित करो, और बेकार करो। और 17वीं बार जाकर के वो सेटिस्फाई हुआ कि हाँ अब हो गया वेद बदनाम।
ऐसे उदाहरण उसके लेटर से निकल करके सामने आते हैं। ये सारी बातें सुन के इतना एकदम धक्का सा लगा है अभी कि क्या क्या हम पीछे छोड़ चुके हैं।